कैसे हैं आप सब। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। विकास क्या है, संसाधन क्या है, इसको हम इस पाठ में समझेंगे। संसाधन क्या है, इसको हम पाठ्य पुस्तक के अध्याय के पहले ही पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा संसाधन क्या है। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट्स है, जिस सामग्री आपके किताब में दी गई है उसी का पीडीएफ है, उसी के आधार से आपको समझाया जा रहा है। अलग से हम नोट्स बनाकर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि अलग से कुछ बताया जा रहा है। हम आपको आपकी किताब में जो छपा हुआ है, जो लिखा है, जैसा है, उसी के आधार पर ही इस पाठ को हम समझेंगे और सरल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है, संसाधन को समझने के लिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा कि आखिर संसाधन है क्या चीज़। प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्राकृतिक चीज़ें वे चीज़ें जिसको बनाने में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप ना हो, यानी जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया हो, बल्कि वो अपने आप बनी हुई, उसको हम प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं, नैसर्गिक चीज़ें कहते हैं। संपदा का अर्थ होता है बहुमूल्य वस्तुएं, जिसका कोई मूल्य हो, वैल्यू हो, उसको हम संपदा कहते हैं। के साथ रिश्ता, किसका रिश्ता? मनुष्य का रिश्ता या अन्य जीवों का रिश्ता। इसमें देखते हैं, मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता आया है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि जिस तरह से अन्य जीव जंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त मिट्टी, पानी, हवा, फल फूल, वनस्पति आदि का उपयोग करता है, मनुष्य भी उसी तरह से उपयोग करता है। लेकिन क्या मनुष्य के प्राकृतिक संपदा की चीज़ों को दोहन करने में, उपयोग करने में और जीव जंतुओं के उपयोग करने में कोई फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। मनुष्य के उपयोग करने में फ़र्क है कि मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि, तर्क के आधार पर उसका उपयोग करता है और उसको बदलता भी है। जैसे हम पत्थर हैं तो पत्थर को हम कई प्रकार के उपयोग कर सकते हैं, औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। लेकिन अन्य जीव जंतु पत्थर को केवल पत्थर की तरह ही लेते हैं, या उसका उपयोग करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो ये फ़र्क है। फिर आगे देखते हैं, वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों का पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है विश्व में जो निर्माण करता है, कुछ बनाता है या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। स्पष्ट है यहाँ पर कि मनुष्य किसी उत्पादन या निर्माण के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अपनी प्रौद्योगिकी के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, तकनीकी कौशल के आधार पर उसको उपयोगी बनाता है, वे चीज़ें हमारे लिए संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजारों के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। प्राचीन काल में मनुष्य पत्थरों के औजार बनाता था, या मनुष्य अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रकृति प्रदत्त जिन चीज़ों का उपयोग करता था। उस समय प्राकृतिक चीज़ें क्या थी? बांस, पत्थर, जानवरों के खाल, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए ये इसका उपयोग करता था। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे प्राकृतिक चीज़ें जिसका उपयोग मनुष्य अपने विकास के लिए, अपने कार्य के लिए करता है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब संसाधन का अर्थ ही स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर ज़मीन को समतल बनाया और उसमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फल फूल आए और आगे चलकर अनाज में बदले।
अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो उसका उत्तर है खेती और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई। यह आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, कांसा, तांबा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना। तकनीकी का अर्थ होता है किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने का तरीका, जिसको टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम। अगर आप पढ़ चुके हैं, चलिए इसका सारांशीकरण करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था संसाधन क्या है और विकास क्या है। तो पढ़कर हमको स्पष्ट समझ में आ चुका है कि संसाधन क्या है। उत्पादन कार्य में वह जिन चीज़ों का उपयोग करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। इसका उत्तर कुछ इस तरह, जैसे कि आपको प्रश्न दिया जाता है संसाधन किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे मनुष्य किसी निर्माण या उत्पादन के लिए जिन चीज़ों का उपयोग अपनी प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर का हमको उपयोग नहीं पता और उसको उपयोग करने का तरीका हमको नहीं पता, तो वो पत्थर हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब हम उस पत्थर का उपयोग करेंगे, उसको बेहतर तरीके से उपयोग करने का हमारे पास टेक्निक होगा, तकनीकी होगी, प्रौद्योगिकी होगा, ज्ञान कौशल होगा और उस पत्थर का हम बेहतर उपयोग करना शुरू कर देंगे, तब वो पत्थर संसाधन बनेंगे या कहलाएंगे। इसी तरह से प्रश्न आता है संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि जब तक हमको उसका उपयोग नहीं पता, उसको उपयोग करने के तरीके नहीं पता, उसको निष्कर्षण या निकालने के तरीके नहीं पता, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अब बात आती है विकास क्या है। तो विकास की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, एक ऐसा बदलाव जो मनुष्य को, समाज को, देश को और विश्व को बेहतरी की ओर ले जा सके, हम उसे विकास कहेंगे। तो मनुष्य, समाज और देश को विकास करना है तो उसको चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके विकास में सहायक हो और वे चीज़ें संसाधन कहलाएंगी। तो संसाधन और विकास एक दूसरे के पूरक हुए, बिना संसाधन के विकास संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह की अवधारणाएं स्पष्ट होती है। पहला है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण कैसे? मानव का प्रकृतिकरण उसे कहेंगे जब मनुष्य प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करता है। जिस तरह से अन्य जीव जंतु प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं, पहले के समय में, प्राचीन समय में या कुछ आदिम समाज में, ग्रामीण समाज में, अभी भी प्रकृति के नियमों के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति प्रभावी है और मनुष्य गौण है। जिस तरह से आपको बताया गया प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के औजार बनाना, बांस के औजार, जानवरों की खाल, यानी प्रकृति से जो चीज़ें मिल रही है बस उसी का उपयोग करके जीवन यापन करना, ये है मानव का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य का प्रकृति के अनुसार चलना। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। विकास की इस दौड़ में संसाधन की पर्याप्तता के आधार पर, तकनीकी के आधार पर मनुष्य आज प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। आज आधुनिक युग में हम गर्मी के दिनों में हमको ठंडा पानी चाहिए तो हम फ्रिज खोलकर ठंडा पानी निकाल लेते हैं। भाई गर्मी का दिन है तो गर्मी का दिन सभी चीज़ों को गर्म करेगा, पानी भी गर्म रहेगी, लेकिन हमको ठंडा पानी मिल रहा है उस फ्रिज से। तो गर्मी के दिनों में ठंडी चीज़ें हमको मिल रही है। हमने क्या किया कि प्रकृति के साथ हमने क्या किया, संघर्ष किया। ये एक छोटा सा उदाहरण है, इसको हम कहेंगे प्रकृति को मानव अपने अनुरूप बनाता है, उसको हम कहेंगे प्रकृति का मानवीकरण। चलिए आगे देखते हैं। कृषक कारीगर समाज में मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन
रहे होंगे, एक विस्तृत सूची बनाइए। कृषक कारीगर समाज। कारीगर समाज किसे कहेंगे? वह समाज या प्रारंभिक समाज जिसमें कृषि कार्य करने वाले और कारीगर माने मिस्त्री वर्ग के लोग, तो लोहार है, सोनार है, जुलाहा है, कुम्हार है, इस तरह के जो लोगों से जो समाज बनता था, उस समय प्राकृतिक संसाधन क्या के रहे होंगे, अपने विवेक के आधार पर एक सूची बनाना है। अब आगे देखते हैं, नया टॉपिक है हमारा संसाधन किसका। जो प्रकृति ने हमको संसाधन दी है उस पर किसका हक है? क्या किसी व्यक्ति के विशेष का हक है, या किसी समाज का हक है, या किसका हक है? हम देखते हैं जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो, इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधन पर पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा अधिकार और उनके उचित उपयोग के लिए सामुदायिक नियम बने। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन काल से लेकर अभी तक कि प्रकृति ने जो हमको चीज़ अनमोल धरोहर दी है, संपदा दी है, जल, जंगल, जमीन, खनिज, आखिर किसका हक है उस पर? किसका है? किसी एक आदमी का है? नहीं। तो कुछ समाज ऐसे हैं जिस पर उसका सामुदायिक, मतलब उस समाज में रहने वाले सभी लोगों का बराबर की हिस्सेदारी, उसके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए कि उसका दोहन कैसे करना है। जंगल, जमीन, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। कुछ समाजों का ये मानना है कि हमको जो प्रकृति ने नेमतें दी है वो उस पर हम सबका बराबर हिस्सा है। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता है जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और उनकी उन तक पहुंच बनी रहे। देखिए, इसी को हम कहेंगे निश्चयवाद या प्रकृतिवाद। यहाँ पर कुछ समाज ऐसे हैं, प्राचीन कालीन समाज, आदिम समाज अभी भी कुछ ऐसे हैं जो जंगल को, ज़मीन को, जल को, वहाँ के संसाधनों को साझा हिस्सा मानते हैं, ईश्वर की देन मानते हैं। वो मानते हैं, वो नियम बनाए हैं कि ताकि संसाधनों का कोई अतिक्रमण ना करे, कोई उस पर नुकसान ना पहुँचाए, ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग ना करे। इसके लिए उन्होंने देवी देवताओं का उनको दर्जा दे दिया कि इन्हीं के बदौलत हमारा घर चलता है, पेट पलता है, हम जीवित रहते हैं, तो ये हमारे लिए देवतुल्य है। और ऐसा करके वो एक मैनेजमेंट के आधार पर, एक बंधन के आधार पर उनकी पहुंच सब तक बनी रहे, ऐसा नहीं। कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में रहा। इसके पहले हमने अभी देखा कि संसाधनों का नियंत्रण पहले सामुदायिक था, यानी किसी स्थान के संसाधन पर वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का बराबर का हिस्सा था। बाद में सामाजिक बदलाव के फलस्वरूप संसाधनों का नियंत्रण व्यक्तिगत होता चला गया, व्यक्ति विशेष के हाथों में चला गया। भूस्वामी हुए, जमींदार हुए, राजा महाराजा हुए, जिनका संसाधनों पर एकाधिकार था। जल, जंगल, ज़मीन, शहर, नगर सब उन्हीं के थे, बाकी लोग उनकी प्रजा होते थे और उनके अधीन कार्य करते थे। जो कि किसानों से उत्पादन का बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे, किसानों से टैक्स से लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ी। एक समय मनुष्य केवल प्रकृति के नियमों के आधार पर ही प्रकृति अनुरूप चलता था, लेकिन अब बड़े हिस्से की पेट भरने के लिए, जनता का पालन पोषण करने के लिए तकनीकी के आधार पर प्रकृति में उत्पादन क्षमता बढ़ने लगी। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार बढ़ने लगा। वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए किसके बदौलत? संसाधनों के बदौलत। और किसके बदौलत? कार्य कराने के तरीकों के बदौलत, मजदूरों के बदौलत। लेकिन साथ साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ी। बिल्कुल सही बात है। आंतरिक असमानताएं कौन कौन सी हैं? ऊंच नीच की भावना आ गई, जाति भेद आ गया और गुलामी, औरतों या महिलाओं से दोयम दर्जे का व्यवहार आदि स्थापित हो गया। मतलब ये सामाजिक बुराइयां भी साथ साथ आने लगी। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई?
लगभग 250 वर्ष पहले। कहाँ हुई? तो यूरोप में हुई, इंग्लैंड में हुई। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति या किसी चीज़ के निर्माण या उत्पादन में अचानक से बढ़ोतरी या बदलाव आ जाना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि जो चीज़ें पहले स्थानीय कारीगरों के द्वारा, स्थानीय मजदूरों के द्वारा बनाई जाती थी, यानी चीज़ें उद्योगों में बनने लगी, तो बनने की प्रक्रिया तीव्र हो गई, उसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति हो गई, यानी कि वस्तुएं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनने लगी, और कंपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसको हम संसाधन कहते हैं। कपड़ा बनाना है तो हमको कपास चाहिए, लोहा बनाना है तो हमको खनिज चाहिए, लौह अयस्क चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, वो अधिक मात्रा में चाहिए। तो क्या किया जाने लगा? कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से जहां संसाधन की उपलब्धता थी, संसाधन अब समाप्त हो गए, तो दूसरे स्थानों से संसाधन मंगाया जाने लगा। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण कर रहे थे, विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। जिन जिन देशों ने औद्योगिकीकरण को अपनाया, कार्य के तरीके में मशीनीकरण को अपनाया, उसको अधिक मात्रा में संसाधन चाहिए, अधिक मात्रा में कच्चा माल चाहिए, उनके देश में जो संसाधन थे समाप्त हो गए, तो अपने भूगोलवेत्ताओं को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को देश विदेश या विश्व के कोने कोने में भेजकर पता लगा कि कहाँ पर संसाधन है, उसका पता लगाइए और फिर उसको लाने के लिए कई प्रकार के तैयारी किए। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुए। खोजी यात्राएं करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे, और वहाँ पर पाए जाने वाली सभी प्रकार की चीज़ों का, मानव संसाधन है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, उस संसाधनों की सूची बनाकर वे अपने देश में ले जाते थे और शोध पत्र प्रस्तुत करते थे। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। यहीं पर दो प्रकार के मत स्पष्ट हो जाते हैं कि आधुनिकवादी या मशीनीकरण का उपयोग करने वाले या औद्योगिकरण करने वाले संसाधन को प्राकृतिक संपदा किस लिए मानते थे? उपयोग के लिए मानते थे। उनका कहना है, उनका मानना था कि धरती पर, प्रकृति पर जो संसाधन है उसका हमको भरपूर उपयोग करना चाहिए बिना परिणाम की परवाह किए। और दूसरी तरफ इसके पहले हमने देखा कि कुछ वर्ग ऐसे थे, कुछ प्रकृति प्रेमी वर्ग हैं, समुदाय हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों को देवी देवता का दर्जा मानते थे और उन लोग उसका प्रबंधन करके नियम बनाकर उपयोग करते थे जिससे उसका दुरुपयोग ना हो और पूरे समुदाय के सभी लोगों तक उसकी पहुंच दूर तक, देर तक बनी रहे। दो प्रकार के यहाँ पर मत आप हमको देखने को मिलते हैं। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा, ये आधुनिक सोच है। इससे हम नई नई तकनीकी के विकास से संसाधनों की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। उपनिवेशीकरण का अर्थ क्या होता है? जिस तरह से हम कहते हैं कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, या सामान्य भाषा में कहते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों का गुलाम क्यों था भाई? क्या इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड ही ऐसा देश है जो केवल भारत को गुलाम बना के रखा था? नहीं, यूरोप के बहुत सारे शक्तिशाली देश जो मशीनीकरण, औद्योगिकरण अपना चुके थे, उन्होंने एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों को जहां संसाधनों की अधिकता थी उनको अपना गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वहाँ के संसाधनों का भरपूर उपयोग करके वे अपने देश और अपने लोगों का विकास कर सके। इसको हम कहते हैं उपनिवेशीकरण। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।